आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर कौन सा बेटा, एक बार फिर से मैं बता दूं आपको बच्चों, क्या है? लाइफ प्रोसेस। ठीक है। अब लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है उसको समझना, है ना। अब लिविंग और नॉन लिविंग में हम सबसे पहले डिफरेंस कैसे पता करते हैं? तो लिविंग और नॉन लिविंग में हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उनके 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला है बेटा, क्या है पहला? तो पहला है बेटा उनका ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे? ग्रोथ शो करेंगे। दूसरा है बेटा कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे। क्या होंगे? मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे। मैं आगे बताऊंगा मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिव होने का मतलब क्या होता है। तीसरा, रिस्पॉन्ड करेंगे एक्सटर्नल स्टिमुलस के हिसाब से। चौथा बेटा रिप्रोड्यूस करेंगे। चौथा क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे। और पांचवा करते हैं बेटा मूवमेंट। पांचवा क्या करते हैं? मूवमेंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया बेटा? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। जी हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके क्या होंगे? उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। उनके कुछ क्या होंगे बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो हमारा लाइफ प्रोसेस का जो मेन पार्ट है वो यही हमें डिस्कस करना है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा? डाइजेशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। फिर ये रिस्पॉन्ड करते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं? तो एक्सटर्नल स्टिमुलस जो भी मिलता है, क्या मिलता है बेटा? जितने भी हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलस जो भी होंगे उसके अगेंस्ट में क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। साथ ही साथ प्लांट हो चाहे एनिमल हो, है ना, वो क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। एक और चीज मैं यहाँ ऐड ऑन कर दूंगा कि एनिमल के केस में एक और चीज जिसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं उसको हम कहते हैं लोकोमोशन। क्या कहते हैं बेटा उसको? हम लोकोमोशन। ठीक है। आगे जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि मूवमेंट और लोकोमोशन में अंतर क्या होता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं बेटा? स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखें कि अगर वो लाइफ सपोर्ट करता है, क्या करता है? लाइफ सपोर्ट करता है। तो लाइफ सपोर्ट करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उन्हें क्या जरूरत है? उन्हें ये प्रोसेसेस करना काफी जरूरी है, चाहे वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो, रिस्पिरेशन का हो, सर्कुलेशन का हो, एक्सक्रीशन का हो। इन सभी प्रोसेसेस के बिना या इसमें से कोई भी प्रोसेस एक अल्टर हो जाए तो वो अपना दिनचर्या नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्या कहते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेसेस। तो हम यहाँ पे क्या सकते हैं? ऑल दी प्रोसेस विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा लाइफ प्रोसेस को? कि ऑल दी प्रोसेसेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस, है ना। इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, है ना। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेसेस हमें रिक्वायर हो रही हैं उन सभी प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? उन सभी प्रोसेसेस को हम कहेंगे लाइफ प्रोसेस। क्या कहेंगे बेटा? क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। क्लियर हो रहा है? तो लाइफ प्रोसेस को जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें जो हम लाइफ प्रोसेस में जो चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक्स क्या क्या होगा? तो वो टॉपिक हमारा होगा, पहला टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ये पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा न्यूट्रिशन। क्या हो जाएगा बेटा हमारा? न्यूट्रिशन। दूसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिस्पिरेशन। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे बेटा इसमें? रिस्पिरेशन। तीसरा हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन। तीसरा क्या पढ़ेंगे बेटा? सर्कुलेशन। और चौथा हम पढ़ेंगे एस्किलेशन। चौथा हम क्या पढ़ेंगे बेटा? एस्किलेशन, है ना। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग सीखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस में। क्या सीखने वाले बेटा हम? ये चार बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के दौरान। ठीक है। एक बात और याद कर लो, बायोलॉजी में कोई भी वर्ड इंड हो रहा हो, क्या हो रहा हो? इंड हो रहा हो, TION से, तो समझ जाना कि वो एक प्रोसेस होता है। वो क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। और उसमें बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे। उसमें क्या होंगे? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन खुद में ही बहुत बड़ा इवेंट है ना। जब हम बात करें न्यूट्रिशन का तो न्यूट्रिशन में खुद में ही बहुत बड़ा एक क्या है? ये एक इवेंट है। इसमें क्या करते हैं? फूड को लेते हैं, इंजेशन होता है कि नहीं है, फिर उसका डाइजेशन होता है, उसके बाद फिर वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल क्या होता है? एसिमिलेट करता है पूरे बॉडी में, तो एसिमिलेशन होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? इजेशन होता है। ठीक है। रिस्पिरेशन के टाइम पे भी हम
हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो हेल्प करेगा आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज होने में, ताकि आपको एनर्जी ऑब्टेन हो सके। ठीक है, तो ये सभी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं चाहूंगा कि आपको काफी आसान तरीके से ये सभी चीजें मैं आपको सिखा दूं। तो अगले स्लाइड में हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपने टॉपिक न्यूट्रिशन को लेकर के। ठीक है, जी हाँ बच्चों, जब भी हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे ये बात करना चाहूँगा कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है बेटा, आप सबसे पहले बताओ, तभी हम न्यूट्रिशन के सही मतलब को समझ पाएंगे। जब तक हमें न्यूट्रिएंट वर्ड क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी बात हम करते हैं न्यूट्रिएंट की, किसकी बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो बेटा, बोलो, द कंपोनेंट ऑफ फूड, द कंपोनेंट ऑफ फूड। अब ये कंपोनेंट क्या होता है फूड का, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, रिक्वायर मोर अमाउंट, इसीलिए इसको बेटा हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो बहुत आसानी से सर आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज कि फूड जिस चीज से बना हुआ है, तो फूड कंप्लीटली मतलब फूड क्या है, तो फूड है एक तरीके का, क्या है, एक तरीके का रॉ मटेरियल है जो हम ऑब्टेन करते हैं। अब फूड का क्या होता है कि फूड में हम जो कंपोनेंट्स देखते हैं वो क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये क्या है, ये हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, इसी के लिए इसको हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, मैक्रोन्यूट्रिएंट। वहीं जब हम बात करते हैं विटामिन और मिनरल्स की, तो इसका रिक्वायरमेंट क्या है, लेस अमाउंट में, क्या है, क्या बेटा, लेस अमाउंट में, इसी के लिए इसको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा इसको हम, माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, तो अब न्यूट्रिएंट तो हम समझ लिए कि कंपोनेंट जो होता है, किसी भी चीज का जो कंपोनेंट होता है, फूड का जो कंपोनेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट। व्हाट अबाउट न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन को समझने के लिए सिर्फ दो चीजें याद रखो, बहुत आसान चीज मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, न्यूट्रिशन को समझने के लिए बहुत आसान है, दो वर्ड सिर्फ याद रखो, पहला इनटेक और दूसरा यूटिलाइजेशन। intake and utilization of food, intake and utilization of food is known as nutrition, is known as nutrition। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं हो गया, मतलब कि भोजन को लेना और फिर भोजन को यूज करना। बॉडी क्या करता है, जैसे किसी भी फूड को जब आप अंदर लेते हो तो उसके बाद भोजन क्या करता है, भोजन उस फूड को डाइजेस्ट करता है, फिर उसके जो एब्जॉर्बेबल मटेरियल है, सिंपलेस्ट फॉर्म है उसका, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, बॉडी के अंदर में सिमुलेट कराता है, और जो फीकल मैटर उसको क्या करता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इसी के लिए हमने न्यूट्रिशन को सिंपली डिफाइन करो, इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन, इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब एक चीज और देखो, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, अब जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, उनका जो मोड है न्यूट्रिशन का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो क्या बेटा, डिफरेंट है। वो क्या है, डिफरेंट है। इसी के लिए जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा गया, उसको कैटेगराइज करा गया दो भाग में। कितने भाग में, दो भाग में, है ना। जब भी हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें हम देखते हैं, एक हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा हमारा होता है हेट्रोट्रॉपिक। क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक। क्या होता है बेटा, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये चीजें आप बचपन की क्लासेस में भी पढ़े होइएगा, 7th 6th में, है ना। तो चलिए, अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, तो ऑटोट्रॉपिक में हम सबसे पहले बेटा पढ़ते हैं, इसमें विदाउट एक्सेप्शन हो जाएगा ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स। और ऑल ग्रीन प्लांट्स ये कौन सा प्रोसेस करते हैं, ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं बेटा, ये फोटोसिंथेसिस। और एक और बात आप लोग जान जाना, दे ऑल आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स, दे ऑल आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, है ना। तो क्या हो गया आपके, ये प्रोड्यूसर्स हो गए। क्या हो गया आपके, ये प्रोड्यूसर्स हो गए। तो आगे के लेक्चर में हम जानेंगे कि क्या होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट्स किस तरीके से फोटोसिंथेसिस करते हैं,
फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर है और किस तरीके से हम कुछ टेस्ट करेंगे, क्योंकि रिसेंटली मैंने कई बार देखा है कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस के, और वो भी 4 से 5 नंबर के। ठीक है, तो एसेंशियल एक्सपेरिमेंट्स क्या है कि लाइट एसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये सभी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या क्या है, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम लोग जानेंगे अगले स्लाइड में। ठीक है बेटा, तो जल्दी से आप इसको नोट कर ले। तो जी हाँ बच्चों, इस स्लाइड में मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए कुछ चीज़ें लिख दी हैं। अगर जब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी हम यहाँ पर बहुत ध्यान से समझेंगे। एक तो हमारा जो डिटेल स्ट्रक्चर जाएगा, लेक्चर जाएगा, वो जाएगा फोटोसिंथेसिस की तरफ, जिसके लिए विदाउट एक्सेप्शन इसमें क्या आ जाएगा, ऑल ग्रीन प्लांट्स। क्या आ जाएगा बेटा इसमें, ऑल ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है हमारा उसको हम कहते हैं केमियोसिंथेसिस। क्या कहते हैं बेटा इसको, केमियोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, नाम से समझिए, केमियो का मतलब होता है केमिकल्स। क्या होता है बेटा, क्या होता है, केमिकल्स। तो केमिकल्स की मदद से जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना एनर्जी ऑब्टेन करे उसको हम कहते हैं केमियो, क्या कहते हैं बेटा इसको, केमियोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, केमियोसिंथेसिस। तो ऑर्गेनिज्म मेक द यूज ऑफ केमिकल एनर्जी, organism make the use of chemical energy, and that organism are called what, chemioautotrophs. That organisms are called, also called chemioautotrophs, and the process called केमियोसिंथेसिस। मतलब समझो ध्यान से, वैसे ऑर्गेनिज्म जो केमियोसिंथेसिस करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं केमियोऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं बेटा, केमियोऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, केमियोऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और इसका बेहतरीन एग्जांपल हो जाएगा सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया। ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा आपको टीचर्स बताएंगे नहीं आपकी क्लास में, लेकिन आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इनिशियली ये थॉट था, क्योंकि अगर मैं फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को लिखूं जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, वो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन क्या है, CO2 प्लस H2O gives us C6H12O6 प्लस O2। तो इनिशियली ये थॉट था, इनिशियली क्या था, ये थॉट था कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में। किसमें बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन में, और ये कार्बन हाइड्रोजन इस वाटर के साथ मिल करके हेल्प करेंगे ये ग्लूकोज बनाने में, और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, CO2 प्लस H2S। यहां पर हम लोगों ने ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया सल्फर से, एंड देन हम देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे पास C6H12O6, और यहां पर हम देखते हैं कि S2 इवॉल्व हो रहा है। क्या इवॉल्व हो रहा है, S2। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये पता चला कि ये जो चीज पहले कही गई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड स्प्लिट होता है, तो ये थ्योरी क्या हो गया, पूरी तरीके से गलत हो गया। बाद में ये चीजें क्लियर हुई कि कब ये जो प्रोसेस, स्प्लिटिंग का जो प्रोसेस होता है वो किसमें होता है, वाटर में। किसमें होता है बेटा, वाटर में, और यहाँ पर ये किसमें हो रहा है, H2S में, है ना। तो यहां से सल्फर निकला, तो इसी प्रोसेस के थ्रू हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा वो किसके लिए लिखा, तो दैट इक्वेशन इज एसेंशियल फॉर द केमियोसिंथेसिस। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका। अब जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो मैं यहीं पे ये चीज क्लियर कर देता हूं, जो चीजें मैं बोलूं उसको काफी ध्यान से आप सुनना और कोशिश करना उसको लिखने का। ठीक है बेटा, नोट्स काफी अच्छे होने चाहिए आपके। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट। क्या होता है, लाइट। लाइट के प्रेजेंस में जब ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं रॉ मटेरियल्स को यूज करके, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो मटेरियल रिक्वायर, material required for photosynthesis, मटेरियल रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के लिए मटेरियल रिक्वायर की, तो बहुत ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहला हो जाएगा CO2, दूसरा हमारा हो जाएगा लाइट, तीसरा हमारा जो, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बेटा, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, और इन दोनों के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइट एसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये चीजें कैसे होती है, इस चीज को ध्यान से समझो। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, इसमें मैं और भी डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, अभी तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूं आपको। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि ग्रीन प्लांट्स
यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं? रॉ मटेरियल्स को। किसको बेटा? रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल क्या हमारा? CO2 प्लस H2O। अब CO2 प्लस H2O के साथ हम ये देखते हैं कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बनाते हैं C6H12O6 प्लस O2। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब देखो, ये जो हमारा ग्लूकोज बन रहा है, ये ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट तो है, लेकिन ग्लूकोज सीन नहीं होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज क्या काम करेगा? एक ग्लूकोज दूसरे के साथ जुड़ के, दूसरा तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ जुड़ के, ये जुड़ते 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 एक पूरा का पूरा चैन बना लेते हैं। और उस पॉलीमराइजेशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसको हम कहते हैं स्टार्च। क्या कहते हैं बेटा? स्टार्च। तो हमेशा याद रखना कि प्लांट ग्लूकोज को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, पहला चीज। दूसरा चीज कि स्टार्च पहला विजुअल प्रोडक्ट है, पहला विजुअल प्रोडक्ट है किसका? फोटोसिंथेसिस का। किसका? फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो हम कहीं पर भी फोटोसिंथेसिस देखेंगे, कहीं पर भी क्या देखेंगे? फोटोसिंथेसिस देखेंगे, तो हम ये साफ साफ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि कहीं पे भी फोटोसिंथेसिस होगा तो वहां पे स्टार्च का प्रेजेंस होगा। किसका प्रेजेंस होगा? स्टार्च का प्रेजेंस होगा। तो इसी के लिए हमें इस चीज को समझने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके लिए हम क्या देखेंगे? स्टार्च टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्च टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट की हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, ठीक है। तो चलिए बेटा, बिना देर किए हुए मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम लोग एक लीफ, एक प्लांट को इनिशियली कुछ देर के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए सनलाइट से हटा देते हैं। क्या करते हैं बेटा? सनलाइट से हम इसको, इस प्लांट को क्या करते हैं? दूर रख देते हैं। सनलाइट से क्या कर देते हैं? दूर रख देते हैं। सनलाइट से दूर रखने के बाद क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा और लीफ के अंदर में मौजूद जो कुछ भी स्टार्च है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम एक पेपर की मदद से इस पूरे एरिया को आइसोलेट कर देंगे इस तरीके से कि यहाँ पर लाइट का जो कंटेंट है वो बिल्कुल भी ना पड़े, ठीक है। फिर यहाँ पर हम इसी प्लांट को फिर से एक्सपोज कर देंगे सनलाइट से। किससे एक्सपोज कर देंगे? सनलाइट से। अब सनलाइट पड़ने के बाद क्या देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। फिर से हम इसको क्या करेंगे? 2 से 3 घंटे तक छोड़ देंगे। क्या करेंगे? 2 से 3 घंटे तक छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम इस लीफ को तोड़ेंगे और लेकर के आएंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ करेंगे इसका आयोडीन टेस्ट। क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बेटा? इसका आयोडीन टेस्ट। एक चीज हमेशा याद रखना कि आयोडीन टेस्ट में हम क्या पाते हैं कि कहीं पर भी अगर हमें मिलेगा स्टार्च, क्या मिलेगा? तो स्टार्च के प्रेजेंस में, स्टार्च के प्रेजेंस में हम देखते हैं कि जहां भी स्टार्च मौजूद होगा वहां पर जो ग्रीन कलर है वो चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? विच मीन्स कि लीफ का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में। किसमें बेटा? ब्लू ब्लैक कलर में, ठीक है। तो अब हम क्या किए? अब हम इसी लीफ को क्या किए कि आयोडीन सोल्यूशन में डालें। कहाँ डालें? आयोडीन सोल्यूशन में डालें इस लीफ को। तो जैसे हम आयोडीन सोल्यूशन में इस लीफ को डालते हैं, हम देखते हैं कि वो एरिया जो ढका हुआ था उसमें कोई भी तरीके का चेंज नहीं आया और बाकी के जो एरियाज हैं जो ढके हुए नहीं थे वो क्या हो रहा है? वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। उसका कलर क्या हो गया? पूरी तरीके से चेंज हो गया। ये शो करता है, ये चेंज इन कलर शो करता है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या नहीं हुआ? यहाँ पर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। क्यों फोटोसिंथेसिस यहाँ नहीं हुआ? कैसे कहेंगे हम क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टार्च नहीं है। क्या नहीं है बेटा? स्टार्च नहीं है। तो जहां पर भी स्टार्च नहीं है, जहां पर भी क्या नहीं, स्टार्च नहीं है, वहां पे हम साफ साफ कह सकते हैं कि वहां पे फोटोसिंथेसिस अकर नहीं हुआ है। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपको बेटा कि अगर लाइट के एब्सेंस में हम क्या देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि साइट क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, तो हमेशा याद रखना कि प्राइमरी साइट जो होता है प्लांट का, क्या बेटा? प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस जो होता है वो हमेशा होता है लीफ। क्या होता है? लीफ। क्लियर है। लेकिन बेटा आपको पता है कि जो स्टार्च है वो बताता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है। तो आपको स्टार्च स्टीम में भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टार्च फ्रूट्स में भी मिलेगा। किस मिलेगा? तो फ्रूट्स, स्टीम और लीफ, ये तीनों ही साइट है किसके? बताओ? फोटोसिंथेसिस के। लेकिन प्राइमरी साइट कौन है आपका?
प्राइमरी साइट हमारा लीफ है, प्राइमरी साइट क्या है हमारा, लीफ है, ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। उसमें भी बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है, लीफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखा रहे हैं क्योंकि आप आदित्य सर से पढ़ रहे हैं, यहाँ आपको काफी डिटेल में चीजों को समझना काफी जरूरी है। तो देखो बेटा, लीफ बना होता है जिस सेल से, उस सेल को हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल। अब ये जो मेसोफिल सेल है, जब इसके स्ट्रक्चर को हम काफी ध्यान से देखेंगे, अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आपके साइड में इसको हम ऐड कर दे ताकि आपको आराम से समझ में आए। जो मेसोफिल सेल्स है, इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखोगे कि एक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्या बेटा, क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो ये मान लो कि हमारा स्ट्रक्चर हो गया, तो ये हमारा हो गया आउटर मेम्ब्रेन। क्या हो गया हमारा, ये आउटर मेम्ब्रेन। इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये इनर मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा हमारा ये बेटा, शाबाश, ये क्या हो जाएगा हमारा, इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये मैट्रिक्स से फिल्ड होता है। किससे फिल्ड होता है बेटा, मैट्रिक्स से, और इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, ये जो सिंगल स्ट्रक्चर, इसको हम कहेंगे थैलेकॉइड्स। क्या कहेंगे बेटा, ये क्या हो गया आपका, थैलेकॉइड्स। और एक थैलेकॉइड्स दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर, तीसरा चौथे के ऊपर, इस तरीके से। जैसे आप ऐसे समझो कि 5 रुपए का कॉइन आप क्या किए हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगा दिए हो। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ग्रैनम। क्या कहेंगे बेटा, या इसको तुम कहो ग्रैना। क्या कहोगे, ग्रैना। एक ग्रैना दूसरे ग्रैना से कनेक्टेड होता है। एक ग्रैना क्या होता है, दूसरे ग्रैना से क्या होता है बेटा, कनेक्टेड होता है, ठीक है। और जिससे ये कनेक्टेड होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेले। स्ट्रोमा लैमेला या फिर लैमेले। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका दूसरा ग्रैना हो गया, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है फोटोसिंथेसिस। क्या हो रहा है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस। तो आपको क्या मिलेगा, स्टार्च ग्रेन्यूल्स। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, स्टार्च। क्या मिलेगा आपको बेटा यहाँ पे, स्टार्च। क्लियर है। तो कोई भी पूछे आपसे कि फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी साइट क्या है, तो कहना लीफ। क्या कहना, लीफ। लेकिन डिटेल में याद रखना कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीफ के जो सेल्स है वो है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी क्या है, थैलेकॉइड। क्या है, थैलेकॉइड। और थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है, किसमें होता है बेटा, तो इसका प्राइमरी साइट क्या हो जाएगा, थैलेकॉइड, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन जो होता है उसमें होता है तुम्हारा क्या, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। क्यों, क्योंकि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कंटेन करता है ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोफिल। एक और बात जान लो, हायर प्लांट्स की जब हम बात करें तो हायर प्लांट्स में जो क्लोरोफिल है, हायर प्लांट्स में जो क्या है, क्लोरोफिल है, वो 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं बेटा, 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। हायर प्लांट्स में 2 तरीके क्लोरोफिल मिलता है। एक मिलता है, इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल ए, और दूसरा हमारा होता है क्लोरोफिल बी, ठीक है। तो क्लोरोफिल भी 2 तरीके के हो गए, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात, कोई डाउट है। इसके साथ ही साथ कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसके बारे में आप फर्दर जब क्लास 11th में जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा फोटोसिंथेसिस ओवरऑल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए किन क्या क्या चीजें जरूरी होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि बाकी जो चीजें फोटोसिंथेसिस से रह गई हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको करा दे, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए।